लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हुआ। निर्वाचन आयोग ने असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना को वापस बुलाना और तनाव को कम करना ही एकमात्र समाधान। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया। मिस्र में अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कोटपुतली के पास आज राज्य में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में 2014 और 2019 के चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थी और इस बार भी ऐसा ही होगा। श्री मोदी ने कहा कि ये आम चुनाव नहीं है, बल्कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने, आत्मनिर्भर भारत बनाने और किसानों की समृद्धि का संकल्प लेने का चुनाव है। उधर कांग्रेस और अन्य दल भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पाली और जोधपुर में रैलियां की। श्री डोटासरा ने कहा कि लोगों को केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 10 साल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के काम की तुलना करनी चाहिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में चूरू सीट पर जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है। चूरू सीट पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 1991 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। 1999 से 2009 तक भाजपा के टिकट पर राम सिंह कस्वा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 2014 और 2019 के चुनाव में भी भाजपा के ही टिकट पर उनके बेटे राहुल कस्वा विजयी हुए, लेकिन इस बार भाजपा ने राहुल कस्वा का टिकट काटकर पैरा एथलीट पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया है। 22 लाख से अधिक मतदाता वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नजर आ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के बीच जाने और उन्हें विकसित भारत एजेंडा के बारे में जागरूक करने को कहा है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि भाजपा जहां विकसित भारत को बढ़ावा देती है, वहीं इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता को बताएं कि किस तरह यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ था। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए आज 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जय नारायण मिश्रा संबलपुर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मानस कुमार दत्ता बालासोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच भाजपा सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए आज 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमएम पल्लम राजू को आंध्र प्रदेश की काकीनाडा से और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर को बिहार से कटिहार सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 114 उम्मीदवारों और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रामक और विभाजनकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है। आयोग के साथ बैठक के बाद वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी ने आंध्र प्रदेश में सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों से मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने का मुद्दा भी उठाया। पार्टी ने आयोग से फर्जी और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए तकनीक का उपयोग करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा कच्चा तिवो द्वीप के बारे में जोर शोर से बात करती है, लेकिन वो चीन का नाम लेने से भी डरती है। नई दिल्ली में पार्टी नेता मनीष तिवारी ने कहा कि चीन की सेना को भारतीय सीमा में घुसपैठ किए लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार अब तक चुप है।
उन्होंने कहा कि जो कच्चा तेवु के बारे में बात करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में दुनिया का भूगोल बदल दिया था। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन मजबूत रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों तथा उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित अधिकारियों में असम के उदलगुड़ी के जिलाधिकारी और बिहार के भोजपुर और नवादा के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। सभी स्थानांतरित अधिकारियों से अपने कनिष्ठ अधिकारी को तुरंत प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। इन अधिकारियों को चुनाव पूरा होने तक कोई भी चुनावी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने तथा चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सवालों तथा सभी संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के अंतर्गत संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुगम मतदान के लिए समय समय पर कई प्रयोग किए हैं। इनमें ईवीएम और वीवीपैट भी एक है। एक रिपोर्ट। भारतीय चुनावी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यापक बदलाव लेकर आई है। ईवीएम ने कागज की खपत को कम कर पेड़ों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही चुनावी लागत में कमी लाकर वोटों की गिनती की प्रक्रिया को भी तेज किया है। ईवीएम की खास बात ये है कि ये वोटों को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर चुनावी विसंगतियों पर अंकुश लगाती है। इससे चुनावी परिणाम की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। ईवीएम बैटरी से चलती है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसी जगहों पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है जहां बिजली की समस्या है। इसका उपयुक्त आकार और मजबूती इन्हें दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में लाना ले जाना आसान बनाता है। मतदान के दौरान मतदाता अपने उम्मीदवारों के हिसाब से ईवीएम के बटन दबाकर अपना वोट डालते हैं और ये मशीनें इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट रिकॉर्ड करती हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से दुर्गेश भदौरिया। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना को वापस बुलाना और तनाव को कम करना ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना पूरी चौकसी के साथ सीमा पर खड़ी है। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही वार्ता जारी रहेगी। नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने पश्चिमी सीमाओं पर सेना और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई से क्षेत्र में स्थिरता आ रही है।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इन नक्सलियों में से एक पर 29 लाख और दूसरे पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मियों की सराहना की और कहा कि पुलिस की सतर्कता का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़ी याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब सौंपा। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 का भी पूरी तरह से पालन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आबकारी नीति घोटाले में आज जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि संजय सिंह जमानत की अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह संस्थापक बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि वो बालकृष्ण के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है और उसमें दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता है। शीर्ष न्यायालय ने आयुष मंत्रालय से पूछा कि एलोपैथिक दवाओं को कमतर दिखाने से जुड़े विज्ञापनों के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायालय ने रामदेव और बालकृष्ण को 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का अंतिम अवसर दिया है। मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी ने आज तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सीसी ने पिछले वर्ष दिसंबर में लगभग 90% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वे 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे देशवासियों के हितों की रक्षा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 4 विकेट पर 143 रन बना लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्रा। बीएसई सेंसेक्स 111 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 73,904 पे बंद हुआ। निफ्टी 9 अंक या 0.04% गिरकर 22,453 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये और 39 पैसे पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $88.54 प्रति बैरल थी। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। संचार मंत्रालय ने कहा कि प्रसारण उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। लोग 30 अप्रैल तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति बनाने के लिए ट्राई से सुझाव देने का अनुरोध किया था। मौसम विभाग ने कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में अगले 4 दिन तक लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार तक आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 5 दिन में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार तक गरज के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई शीर्ष अधिकारियों का स्थानांतरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना को वापस बुलाना और तनाव को कम करना ही एकमात्र समाधान। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया। मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी।